ओके। सो कॉग्निटिव थेरीज के श्रृंखला में हम लोग आज कुछ नए थेरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली कॉग्निटिव लोड थ्योरी, मेटा कॉग्निशन, डुअल कोडिंग थ्योरी, कनेक्शनिज्म, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये सब संक्षेप में we will try to understand the basic concepts relating to this theory. तो सबसे पहला है कॉग्निटिव लोड। आपने अक्सर अपने बीएड या एमएड के पाठ्यक्रम में कॉग्निटिव लोड टर्म को सुना होगा। तो यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। एक कॉग्निटिव लोड यहाँ स्मॉल लेटर्स में दिया हुआ है, और दूसरा जो लोड है एक ब्रॉडर कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉग्निटिव लोड एंड मेंटल वर्कलोड। ठीक है, ये दोनों को कंट्रास्ट किया जाता है, यानी स्मॉल टर्म में ये कॉग्निटिव लोड लिखा हुआ है, तो ये कैपिटल्स में लिखा हुआ है। हालांकि इसको क्लैरिफाई करने के लिए अब ज़्यादा लोग जो है सो मेंटल वर्कलोड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। लेकिन इनिशियली ये कन्फ्यूजन था संभवतः, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कई सारे केस में देखा है कि जो अलग अलग जगहों पर सिमल्टेनियस डेवलपमेंट होता है एकेडमिक लेवल पे, तो अक्सर यहाँ होता है ऐसा कि एक ही टर्म जो है तो दो एक्सपर्ट्स के द्वारा अलग अलग अर्थ में यूज किए जाते हैं, और फिर और वो चूँकि रिसर्च आर्टिकल्स में और ऐसी चीज़ों में रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनका वो पेपर छप जाता है या बुक आ जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है, तो आप उसको तुरंत बदल नहीं सकते हैं। उसको फिर बदलने में समय लगता है। अब धीरे धीरे लोग उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टर्म का दूसरे टर्म का अल्टरनेटिव टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दो टर्म है, इसका जो कॉग्निटिव वर्कलोड है, इसका बेसिक मीनिंग है कि अ, आप जब कोई काम करते हैं तो आपके वर्किंग मेमोरी की एक लिमिट है। वर्किंग मेमोरी क्या होती है? जैसे अ, आप कोई मोबाइल नंबर सुन करके उसको डायल करते हैं। जैसे आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर किसी ने बताया, आपने एक बार सुना और फिर उसको डायल कर लिया। अगर वर्किंग मेमोरी कम है तो आप 5 डिजिट के बाद पूछेंगे इसके बाद क्या है, या वर्किंग मेमोरी अगर और ज़्यादा कम है तो आप एक एक डिजिट के बाद आप कहेंगे कि एक एक डिजिट बोल के लिखाओ। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ढेर सारे नंबर आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक बार सुन के याद कर सकते हैं। तो याद करना दूसरा प्रोसेस है। फर्स्ट जो है आपने आपके सेंस ऑर्गन्स ने, यानी बेसिकली आइदर थ्रू ईयर्स और थ्रू आईज, आपने इंफॉर्मेशन रिसीव किया पर्टिकुलर, और उसको फिर आपने तुरंत उसको यूज में आप ले आए। अगले 2-3 सेकंड में आप उसको यूज में ले आए। आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको रख पाते हैं नहीं या नहीं रख पाते, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप कितनी देर उसको इमीडिएट यूज के लिए कितनी देर में तक आप उसको रख सकते हैं। जैसे कि मैं दरवाजे पर गया और मुझे एक फ़ोन नंबर बताया गया, और फिर मैं लौट करके अपने रूम में आता हूँ और फिर मैं उस नंबर को नोट कर लेता हूँ। तो दिस इज़ वेरी गुड लेवल ऑफ वर्किंग मेमोरी, क्योंकि दरवाजे से आने के बीच में घर कमरे में आने के बीच में एक लिविंग रूम होगा, और उसके बाद फिर आप अपने रूम में प्रवेश करेंगे। और ऐसा माना जाता है, बल्कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है कि जैसे ही आप एक रूम से दूसरे रूम में प्रवेश करते हैं, योर होल मेंटल एनवायरनमेंट में चेंज, उस पर असर होता है। अगर अगर आप कोई पर्टिकुलर बहुत ही डीप थॉट में इन्वॉल्व नहीं है, देन इफ यू आर नॉर्मल, तो आप देखेंगे कि आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते ही आपका मूड चेंज होगा, या एक
थॉट प्रोसेस में चेंज होगा। और इसका कारण है कि विजुअल्स जो चेंज होते हैं, तो पहले जो विजुअल्स के चेंज होने से जो नए विजुअल्स हैं, जो नई चीज़ें आपके सामने हैं, वो नए तरह का इम्प्रेशन आपके माइंड पर डाल रही हैं। तो इसलिए ये जो वर्किंग मेमोरी है, थोड़ा मैं ज़्यादा विस्तार में चला गया। तो हम लोग वर्किंग मेमोरी पर हम लोग यहाँ फोकस करें। तो वर्किंग मेमोरी मुझे लगता है आप लोगों को समझ गए अच्छे से कि शॉर्ट टर्म में आप उस कुछ को करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आप जैसे किसी चीज़ से देख कर किसी चीज़ को उतारना हो, या एक बहुत सारे लोग होते हैं कि सुन करके फिर रिसाइट करना हो। तो ये वर्किंग मेमोरी जितनी ज़्यादा होती है आपकी, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस भी आपका उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपका पहला टर्म है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। पहला हो गया टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कॉग्निटिव लोड। ये पहला टर्म हो गया। अब ये दूसरा टर्म जो है, ये है कॉग्निटिव लोड और मेंटल वर्कलोड। अब ये क्या है? ये कॉग्निटिव लोड या ये जो दूसरा वाला है, ये कहता है कि आ, आप कितना ज्यादा लोड परसीव कर रहे हैं। अब जैसे आ, कोई काम दिया गया है, ओके, मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ कि जो मैं पीडीएफ फाइल आपको देता हूँ, आप रोज उसको पढ़ के उसकी एक समरी बना करके दीजिए। तो अब ये जो काम है, ये अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से परसीव किया जाएगा। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और एक समरी से हमारी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। और वो इंथुजियास्टिक है तो उसको ये काम सही लगेगा, तो वो ज़्यादा उस पर उसको भारी नहीं लगेगा। दूसरा ये भी हो सकता है जिसको कि लिखने में ज़्यादा लेथार्जिक फील होती है, लगता है कि इतना कौन लिखेगा, इतना कौन करेगा। तो मेंटली अगर उसके पास हैबिट ज़्यादा लिखने की नहीं है, तो मेंटली वो फील करेगा कि बहुत काम हो गया, इतना ज़्यादा तो हमसे नहीं हो सकता। तो एक ही वर्क को आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट आपका उसको सिंपली लेगा, आसानी से लेगा, और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको ये बहुत ज़्यादा भारी लगेगा कि इतना काम कर देते हैं। और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि उसके अदर एंगेजमेंट्स क्या हैं। जैसे अगर आपका बहुत सारा टाइम आपका अगर सोशल मीडिया पर मोबाइल पर जाता है, तो बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास बचता है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है सो ओवरऑल एंगेजिंग टाइम जो है लर्निंग मटेरियल के साथ वो कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई काम आता है और आप उसके लिए आपने बहुत ही लिमिटेड टाइम रखा है, मान लीजिए 2 घंटे का टाइम रखा है आपने, बाकी टाइम आपने अपने सोशल मीडिया के लिए डिवोट किया हुआ है, एंड जो उसका कंपल्सन है, सोशल मीडिया का जो अट्रैक्शन और कंपल्सन है, उसके कारण आप अपने सोशल मीडिया वाले साइड में आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो वैसी स्थिति में आपका ये जो वाला जो साइड है, जो दूसरा साइड है, यहाँ पर आपको जो जहाँ आप वर्क करना चाहते हैं वहाँ पर आपको ये बहुत भारी लगेगा। अगर ये दूसरा एंगेजमेंट आपका उधर नहीं होता तो ये काम बहुत हल्का था, लेकिन चूंकि आपका दूसरा एंगेजमेंट उधर है, इसलिए आपको ये काम भारी लगेगा। तो वैसे ही बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं। और इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन का, अभी हम लोग ये कॉग्निटिव लोड की बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग के लिए और टीचिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें जो है सो तीन तरह का कॉग्निटिव लोड का तीन टाइप माना जाता है। यह है इंट्रिंसिक, एक्सट्रेनियस एंड जर्मेन। ये तीन तरह का टाइप है। तो इसमें पहला जो है इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड, ये रिलेट करता है इनहेरेंट डिफिकल्टी एसोसिएटेड विथ ए स्पेसिफिक टॉपिक और टास्क। ये कंटेंट कितना डिफिकल्ट है, इसको इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल हुआ, मतलब इसमें परसीव वगैरह की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया है, तो अगले को या स्टूडेंट को उसमें
कम से कम 2 से 3 घंटा या 5 घंटा भी लग सकता है उसको सॉल्व करने में। तो ये उस टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी है कि उसको सॉल्व करने के लिए उसको इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, और उतना वो स्ट्रगल करेगा तो उसके ब्रेन का एक ग्रोथ होगा, और वो स्ट्रगल से नए कनेक्शंस भी बन सकते हैं, और उसको एक सेटिस्फैक्शन भी होगा। तो ये इंटरनल डिफिकल्टी जो है, जो स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड है, वो इसको हम लोग पहला ग्रुप रखते हैं। उसको इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड कहते हैं, यानी इसमें अंदर ही निहित है, जो कंटेंट है उसके अंदर ही ये इंट्रिंसिक कॉग्निटिव लोड निहित है। दूसरा है एक्सटेनियस कॉग्निटिव लोड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे इंफॉर्मेशन और टास्क आर प्रेजेंटेड टू द लर्नर। जो भी इंफॉर्मेशन और टास्क किस तरह से प्रेजेंट हो रहे हैं, वो दूसरा जो टाइप ऑफ लोड है, एक्सटेनियस कॉग्निटिव लोड, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी चीज को बहुत लंबे पैराग्राफ में लिखा गया है, किसी कॉन्सेप्ट को, तो जाहिर है आप फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक आपको एक कंसंट्रेशन में पढ़ना होगा, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि पहले में कॉन्सेप्ट क्या था, और जब लास्ट लाइन तक पहुंचते हैं तो उस समय तक उसका कनेक्शन क्या था। तो एक लंबे समय तक आपको अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना होगा, और लिंक को बना के रखना होगा, कंटिन्यूटी को बना के रखना होगा। तो इस तरह से ये जो लोड है, ये एक्सट्रेनियस है। ये इसलिए है क्योंकि जो पैराग्राफ है वो काफी लंबा है, तो इसलिए छोटे पैराग्राफ की वकालत की जाती है। आपको राइटिंग के समय में कहा जाता है कि छोटे पैराग्राफ लिखिए। इससे क्या है कि एक पूरा कॉन्सेप्ट एक छोटे पैराग्राफ में है, तो आप आसानी से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और आपका वो कॉग्निटिव लोड नहीं पड़ता है। अदरवाइज आप अगर एक बहुत बड़ा पैराग्राफ देखते हैं तो देखने का एक इम्प्रेशन अपने आप में आपका जो अ, एक जो आप मेंटल वर्कलोड की जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक फील होता है कि ये जो है एक्स्ट्रा लोड है। अब एक तीसरा जो टाइप है, जर्मेन कॉग्निटिव लोड, ये अ, इस बात से रिलेटेड है कि किस तरह से हम लोग एक परमानेंट स्टोर बनाने के लिए या एक स्कीमा बनाने के लिए किसी कंटेंट के लिए कितना हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। कैसे, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, आप चाहते हैं कि अ, जैसे लेसन प्लान कैसे बनाया जाए। इसके कई सारे डायमेंशन हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से शुरू करके टॉपिक आइडेंटिफाई करना, कंटेंट आइडेंटिफाई करना, उसके लिए टीचिंग एड्स आइडेंटिफाई करना, से लेकर के ढेर सारे डायमेंशन है उसके। तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए और उसको इफेक्टिवली वो यूज करने लगे, तो इसके लिए क्या क्या चीजें, कितनी कितनी एक्टिविटी करने की आवश्यकता होगी, कितनी ड्रिलिंग करने की आवश्यकता होगी, उसका इस पूरे चीज को लिया जाए, ताकि वो बच्चा अपने पर सही अपने से ही वो एक लेसन प्लानिंग करने के लिए कैपेबल हो जाए और उसका उपयोग कर सके। तो ये इसी इसी चीज को ये जर्मेन कॉग्निटिव लोड बोलते हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये तीन टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला होगा इंट्रिंसिक, जिसका मतलब हुआ कि जो कंटेंट है वही, उसकी डिफिकल्टी इतनी अधिक है कि उसको करने में या समझने में समय लगने वाला है। दूसरा है कि एक्सट्रेनियस, यानी वो प्रेजेंटेशन इस रूप में किया गया है कि उसका जो कॉग्निटिव लोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक्सट्रेनियस सोर्स है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लंबा पैराग्राफ हो सकता है, एक बहुत लंबा स्पीच हो सकता है। जैसे किसी को अगर एक कोई आपसे बहुत ही बोलने वाला आदमी है, अब उसको एक सिंपल बात कहनी है तो 4 लाइन में कहता है, तो आपको वो एक एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड है, क्योंकि आप पहले वाक्य से आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इसको ये कहना क्या चाह रहा है, इसके बात का सार क्या है, और वो
5 लाइन समझने के बाद आपको वो 1 लाइन की बात समझ में आती है कि इतना ही सा बात करना था इसको। तो ये सब एक्सट्रेनियस है। फिर जर्मन कॉग्निटिव लोड इससे संबंधित है कि आपको उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को पूरी तरह से अपना बनाने के लिए, अपने ब्रेन में उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये हो गया जर्मन कॉग्निटिव लोड। अब इसमें 2-3 बातें ध्यान रखने की है। पहला तो ये है कि ये जो है ऐसा नहीं है कि ये तीनों एक-दूसरे से बिल्कुल एडिटिव है एक तरह से। मतलब इसके ये अलग है, वो अलग है, तीनों अलग-अलग है और सब 3 फिर 3 मिलते हैं। ये एक्चुअल में इंटरैक्ट करते हैं, आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है या और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए अगर हम उसको छोटे-छोटे सिंपल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। वैसे ही वो जो एक्सट्रानियस है, तो उसको भी हम डिवाइड करके छोटे-छोटे पार्ट में करते हैं, तो वो उससे जो है सो तीसरा जो जर्मन कॉग्निटिव लोड है, वो इन्फ्लुएंस होता है। तो यानी अगर हम ऊपर वाले दोनों को डिवाइड कर दें छोटे-छोटे पार्ट में, तो ये जो है सो इसका चांस बढ़ जाएगा, तीसरे का चांस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है सो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। वैसे ही अगर आप कम समय में किसी चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप पूरा फ़ोकस कहाँ दे रहे हैं? जर्मन कॉग्निटिव लोड पर दे रहे हैं कि आपने कम समय है आपके पास, जैसे कि कल एग्ज़ाम है और आज आपने पूरे सीज़न इंतज़ार किया कि बस एग्ज़ाम के रात में पढ़ेंगे, तो अगले 6 घंटे में आप उसको निपटाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ऊपर में अब आपके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। एक तो ढेर सारे चैप्टर्स हैं, उतने ही क्लास नोट्स हैं, उतने ही बुक्स हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो आप अब आप उसको एक्सट्रेनियस कॉग्निटिव लोड है क्योंकि आपको ढेर सारा चीज़ पढ़ना है। फिर आपका उसमें बहुत सारे पार्ट हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, माने इसमें जो इन्हेरेंट कॉग्निटिव लोड है वो भी है उसमें। और आपने पहले से कुछ उसकी तैयारी नहीं की है, मार्क भी करके नहीं रखा है कि ये सब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को मार्क करके उसका एक समरी लिख करके या एटलीस्ट साइड में इम्पोर्टेंट कंक्लूजन लिख करके ऐसा कुछ करके भी आपने अगर तैयारी नहीं की है, तो इट इज़ टू डिफिकल्ट टू कंप्लीट दिस टास्क इन शॉर्ट टर्म। तो मतलब ये है कि अगर एक चीज़ को आप करने जा रहे हैं, तो बाकी 2 चीज़ें भी उस एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी जो है सो 1980 में जॉन स्वेलर के द्वारा डेवलप हुआ। उन्होंने कहा कि जो लर्नर्स हैं उसमें उनके लिए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जो शिक्षण का तरीका है, डिज़ाइन है, उसको इस तरह से विकसित करना चाहिए कि उनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़े, उनके माइंड पर, उनके वर्किंग मेमोरी पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। जैसे पढ़ने से आदमी थकता कैसे है, तो बार-बार उसके वर्किंग मेमोरी पर लोड पड़ता है, तो इसलिए थकता है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आप डेढ़ घंटे या 2 घंटे की मूवी देख के उठते हैं, तो आप थके नहीं होते हैं। लेकिन वही अगर 2 घंटे कोई किताब पढ़ के उठते हैं, तो आप थके होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मूवी में अ, आपके कॉग्निटिव ब्रेन पर लोड नहीं होता है। उसमें एक चीज़ दूसरे के साथ चेन में बनी हुई है। ना एक हो रहा है, उसके जस्ट बाद दूसरा हो रहा है, तो लॉजिकली आपको उसके लिए स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। आपको बहुत लिंक जोड़ने के हाँ, बहुत मिस्टीरियस वाला वो जो फ़िल्म होता है सस्पेंस वाले फ़िल्म होते हैं और तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है लास्ट में वो सस्पेंस क्लियर होता है, इतना ही होता है और पहले आप गेस करते रहते हैं, तो वो गेस भी उतना ज़्यादा प्रेशर वाला नहीं होता है। लेकिन जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, तो आपको हर एक पैराग्राफ के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अब उस पैराग्राफ के मीनिंग को समझना पड़ता है, फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन और फिर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको समझना पड़ता है। फिर तो आप या तो उसको नोट कर रहे हैं या साइड में पॉइंट्स दे रहे हैं, फिर ओवरऑल आप विजुअलाइज़ करके देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी बात का मतलब क्या है। तो इस कारण से आप बार-बार
जो अपनी वर्किंग मेमोरी है उसको स्ट्रेस डाल रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस जो है सो आपको कॉन्शियसली करना पड़ रहा है। तो इस कारण से आप पढ़ाई से उठते हैं तो थके महसूस करते हैं, जबकि उतने ही समय में आप मूवी देख के उठते हैं तो आपको कोई थकावट नहीं होती। तो ये बाद में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने जो परसीव्ड मेंटल एफर्ट के बारे में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने ऊपर डिस्कस किया, वो कॉग्निटिव लोड के मेजर के रूप में डेवलप किया, मेजर के रूप में आइडेंटिफाई किया। क्योंकि ये देखा गया कि कॉग्निटिव लोड तो एक बात है, लेकिन लोड लर्नर्स कितना महसूस कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी अपनी होती है। अब ये देखिए, ये यहाँ आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो एक गुड टीचर और नॉट सो गुड टीचर। तो एक गुड टीचर है वो कॉम्प्लेक्स टास्क को सिंप्लीफाई कर देता है, और लर्नर बहुत ही इजीली एफर्टलेसली वो जो है तो नए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लेता है। जबकि जो एक लेस गुड टीचर, या आप उसको कहें कि जहाँ टीचर का खुद ही कंटेंट पर बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है, तो वो खुद भी स्ट्रगल करता है। वर्किंग मेमोरी आपको भी लगानी पड़ती है, अपनी वर्किंग मेमोरी को स्ट्रेन करना पड़ता है कि ये फुल बात का मतलब क्या है, और वो समझ में नहीं आता है। तो आप कहते हैं प्लीज रिपीट इट, क्लियर कीजिए। और कई बार किसी और कारण से भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है किसी टीचर के समझाने से। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है, ये इस चीज़ को जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन है उसका इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करती है। क्योंकि ये बात एक इससे सामने आती है कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग या इंटेलिजेंस है, ये वर्किंग मेमोरी पर डिपेंड करता है। और वर्किंग मेमोरी अगर लिमिटेड होता है तो या लिमिटेशंस जो हर एक लर्नर का इंडिविजुअल, ये इसी बात में जो अक्सर आप कहते हैं कि लर्निंग का पेस अलग-अलग होता है। कुछ लोगों को स्लो लर्नर कहा जाता है, और कुछ लोगों को फास्ट लर्नर कहा जाता है। तो ये इसी चीज़ में, इसी बात में ये सब केंद्रित है। ये कॉन्सेप्ट जो है अ, ये कि जो कॉग्निटिव ये जो कॉग्निटिव लोड है, वो एक बच्चा है वो लोड ज़्यादा लेता है या उसको ज़्यादा पर्सीव करता है, और दूसरा बच्चा है वो ज़्यादा पर्सीव नहीं करता है। तो ये कॉग्निटिव लोड की थ्योरी एक्चुअल में 1950 से ही शुरू हुई थी, जब जी ए मिलर ने इस आइडिया को डेवलप किया था कि वर्किंग मेमोरी का एक लिमिट होता है, एंडलेस नहीं है। और धीरे-धीरे ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी धीरे-धीरे ये इवॉल्व किया, बढ़ता गया, और इससे फिर इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइन, फर्दर इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइंस मिले। इसमें जो इसका जो मापन किया जाता है, उसके लिए जो ये कंस्ट्रक्ट है, जैसे कि रिलेटिव कॉग्निटिव कंडीशन एफिशिएंसी, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर प्रोडक्ट, और टास्क इवोक्ड पल्पिलरी रिस्पॉन्स, ये सब टेस्ट किया जा सकता है। इसको डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर तो आप जानते ही हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट्स को जिससे कि आप यूज कर सकते हैं और उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। जो आजकल डिजिटल ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है, वो आपका हार्ट रेट भी बता देता है साथ साथ। तो ये सब चीज़ें, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर प्रोडक्ट, आरपीपी, ये मेजर किया करता है। टास्क पपिलरी रिस्पॉन्स, इसको मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये चीज़, ये सारी चीज़ें एक फिजिकल कंडीशन में, इसलिए कॉग्निटिविज्म जो है बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस से इन्फ्लुएंस्ड है, और मेडिकल साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और इससे जो है सो कॉग्निटिव डिमांड, जो हमारा बॉडी फील करता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के कॉन्टेक्स्ट में, उसको इन चीज़ों की सहायता से मेजर किया जाता है। जैसे अगर आपको कोई, जिस समय आपको ये टास्क दिया गया, तो हाउ योर बॉडी रिएक्ट टू इट,
फिजिकल मेजरमेंट्स को लेकर के और उसको जानने की कोशिश की जाती है। अब हेवी जो कॉग्निटिव लोड होता है वो उस टास्क के पूरा होने में अ, बहुत ही डेट्रीमेंटल हो सकता है, मतलब बाधा करने वाला हो सकता है। हो सकता है जो लर्नर है, यंग लर्नर है, उसको लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, फिर कभी करेंगे। एल्डरली लोग अपनी अक्षमता बस प्रस्तुत बोलेंगे कि अब इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, उम्र हो गई भाई। तो इस तरह से आप कॉलेज स्टूडेंट्स को मान लीजिए कर पाते हैं या बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो अलग अलग जो ग्रुप है उसके लिए जो कॉग्निटिव लोड, कौन सा लोड ज़्यादा हैवी होगा, कौन सा कम होगा, ये रिलेटिव टर्म है ना। एक ही एज ग्रुप में भी ये रिलेटिव हो सकता है और डिफरेंट एज ग्रुप में तो निश्चित तौर पर ये रिलेटिव है। बच्चे और युवा या अ, जो बूढ़े लोग हैं, अगर इसमें कंपेरिजन किया जाए तो ये ज़्यादा अंतर होता है। कई बार बूढ़े लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं क्योंकि उनका कंसंट्रेशन अच्छा होता है, लेकिन वर्किंग मेमोरी के बारे में ये ज्ञात है कि समय के साथ, उम्र के साथ जो है वर्किंग मेमोरी का जो दायरा है वो घटता जाता है। बच्चों में जो कॉग्निटिव लोड है उसका, उस पर एक और फैक्टर काम करता है जो कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज इसमें फैक्टर। जैसे आप बच्चे को साधारण क ख ग सिखाते हैं तो बहुत लंबा समय लगाते हैं, तो 6 महीना भी लग जाता है। तो एक एक करके आप लेटर सिखाते हैं, लिखना बोलना। तो क्योंकि लेवल ऑफ नॉलेज कम है, बाद में वही बच्चा जब कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना चाहता है तो कम समय लगता है उसमें, उसके अल्फ़ाबेट सीखने में उतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो 2-3 दिन में उसको कंट्रोल या कमांड कर सकता है। तो इस तरह से जो उसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेवल ऑफ नॉलेज है और कितना कॉम्प्लेक्स टास्क है, इन सब से बच्चे का ये प्रभावित होता है। तो इस तरह से एक जो कॉग्निटिव लोड थ्योरी है बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी है और ये हमें जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, इन सब को, इन सब फील्ड में हमें सहायता करता है और ये भी बताता है कि आप किस टाइप ऑफ लर्नर, आप सिंगल कैटेगरी के सबके लिए वन वन डिजाइन फिट ऑल नहीं कर सकते हैं, है ना? एक ही चीज को सबके लिए फिट नहीं कर सकते। आपको अलग अलग लर्नर्स के ग्रुप को, के स्पेसिफिक नीड को और यूनिक नीड को समझते हुए अपना इंस्ट्रक्शनल डिजाइन करना। तो ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी थी। आपको इसमें अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मेटा कॉग्निशन पर बढ़ेंगे। ओके, तो मेटा कॉग्निशन आपने इस टर्म को पहले भी सुना होगा। इसे बिल्कुल सिंपल में अगर कहा जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपका अपना जो, अपनी जो सोच की प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है, उसके बारे में सोचना कि हम सोचते कैसे हैं या हम क्या समझ पा रहे हैं, इसके बारे में सोचना। जैसे एक पेज पढ़ने के बाद या एक सब टॉपिक पढ़ने के बाद, एक सब टॉपिक के अंदर चीज़ों को पढ़ने के बाद सोचना कि अ, हमने क्या पढ़ा अब तक। तो ये अभी तक जो आपने समझा है उसके बारे में समझना, या अभी जो अलग अलग पैराग्राफ में हमने समझा उसके बारे में समझना। तो ये है। अब इसमें दो चीजें आती है, वो केवल ये नहीं है कि कैसे समझना है ना, दूसरा इसमें ये भी है कि क्या उसको हम रेगुलराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम समझते हैं, हम कैसे समझ पा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं तब अच्छा समझता हूँ जब मैं अंडरलाइन करके उसके साइड में अपने नोट्स में उस पॉइंट्स को लिखते जाता हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। बाद में जब मैं एक नज़र देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो पाती हैं, तो वो एक ज़्यादा मुझे अच्छा तरीका लगता है। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलेशन ऑफ कॉग्निशन, कि हम कैसे सोचे अपने सोचने के बारे में। तो उसका एक रेगुलेटरी सिस्टम होगा, जैसे कि रुक रुक करके लिंक खोजना कि ये जो हमने चीज पढ़ी ओवरऑल उसका पुराने मेन जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे रिलेटेड है ना।
तो ये सब चीज़ें करने से आपका जो रेगुलेशन होता है कॉग्निशन का, थिंकिंग के साथ-साथ रेगुलेशन भी होता है, तरीका खोजना जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि आप अपने थॉट प्रोसेस का अपने स्ट्रेंथ के संबंध में अपने स्ट्रेंथ को या अपने वीकनेस को समझते हैं। जो काम करना है उसकी डिफ़िकल्टी क्या है इसको समझते हैं और कब कौन-सी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है इसको समझते हैं। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ टर्म्स है ना? उसको आप एक 15-20 टर्म्स है आपके सामने, तो आपको लगता है और आपको शॉर्ट टर्म में उसको पूरा करना है, तो आप उसके लिए कोई न्यूमेरिक टेक्निक अपनाएँगे, है ना? न्यूमेरिक टेक्निक जिसके द्वारा आप आसानी से उसको याद कर पाएँ। हम लोग न्यूमेरिक टेक्निक की बात पहले कर ली की थी पीछे। तो आपको पता है कि वो एक ऐसे टेक्निक होता है जिससे कि अनरिलेटेड, अनएपिसोडल जो टर्म्स हैं या चीज़ें हैं, जिसमें कोई कहानी नहीं दिखती, वहाँ पर आप उसकी एक कहानी बना कर के उसको याद कर लेते हैं। उसी तरह से जो रेगुलेशन का प्रोसेस है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्टिवली अपने थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि प्लानिंग होगी, मॉनिटरिंग होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा और इवैल्यूएशन होगा, जहाँ पर कि आप फाइनली अपने जो लक्ष्य की ओर कितना बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से जो मेटाकॉग्निशन है, वो इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसका जो भी इंडिविजुअल है, वो अपने क्षमताओं को पहचानने के लिए और अपने आप को, अपने स्ट्रेटजी को उसके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो स्टूडेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटाकॉग्निशन स्किल जिनके पास होती है, वो ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करते हैं। तो जैसे आपको अगर 4 पन्ने का एक आर्टिकल दिया गया और समय दिया गया कि 15 मिनट में आपको इसमें बताना है, तो आपके पास कितना मेटाकॉग्निशन स्किल है, इसके आधार पर ही उसके जो कंक्लूजन्स होंगे वो वैरी करेंगे। जो लर्नर है जिसके पास कॉग्निटिव स्किल बहुत बढ़िया है, तो वो क्या करेगा कि ओवरऑल कंप्रिहेंशन से लेकर के और जो उसके जो सब टाइप्स हैं या जो छोटे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स का और उनके आपस के रिलेशन का और उसका कोई रियल लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच लेंगे क्योंकि उनका जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है, वो उनको इसके लिए तैयार करता है कि आप जब भी कोई नई चीज़ देखते हैं, तो उसको आप कई तरह से उसको आप रिलेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने समझ लिया। अब इसका एक और डायमेंशन है कि ये केवल इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सपैंड करता है। जहाँ पर कि आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमने ये बात आपसे कही, तो वो क्या समझे होंगे? अक्सर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। बल्कि आप कई बार अपनी बात को कहते समय उनके वो क्या समझेंगे या उन पर क्या मेरा इम्प्रेशन जाएगा, उस हिसाब से आप अपने टोन को, वर्ड के सिलेक्शन को और बहुत सारी चीज़ों को उस हिसाब से टेलर आउट करके फिर आप उसको बोलते हैं। ठीक है? जैसे कि अगर आप बचपन में मूवी देख के स्कूल छोड़ के मूवी देखने भाग गए होंगे, तो फिर उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, कहाँ गए थे? तो उसके हिसाब से आप टेलर करके बोलते हैं। या बहुत सारी दूसरे अच्छे या इससे अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जिसमें कि अ, जब आप कोई गुस्सैल आदमी के पास किसी चीज़ को ले जाते हैं, बात कहने जाते हैं, तो आप उसको एक बार तौल के देख लेते हैं कि जो वर्ड और जो चीज़ें जो बात कहने वाली हैं, पहले कहने वाला हूँ या कहने वाली हूँ, तो उस पर क्या असर होगा, क्या रिएक्शन होगा, उस हिसाब से सावधानीपूर्वक आप अपने आप को या अपने वर्ड्स को तौल करके उसके सामने रखते हैं। तो ये जो स्किल है, ये मेटा कॉग्निटिव स्किल जो है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी इस तरह से एक्सपैंड करता है। आप केवल अपने प्रोसेस को ही नहीं विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आप दूसरे के प्रोसेस को भी विजुअलाइज़ कर रहे हैं और फिर आप उस हिसाब से बोल रहे हैं।
तो ये जो इसको हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स कहते हैं एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ अदर्स एंड अदर्स आवरसेल्व्स। तो ये क्या बात हुई कि जैसे कि आपको जब एक ऐसे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पर आप अहिंसक होना चाहते हैं, हम्बल होना चाहते हैं, तो आप एक तरह से बात करेंगे। अगर आप एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में है जहाँ पर सेल्फ असर्शन या सेल्फ सेंटर्डनेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो वहाँ आप बिल्कुल अलग तरह से बात करेंगे या अलग तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो क्योंकि आपको वहाँ पर एक दूसरों के बीच में एक दूसरे तरह की मानसिक प्रक्रिया शुरू करानी है, यानी आपको ये उनको महसूस कराना है कि यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उनको यू कैन नॉट बी इग्नोर्ड, है ना, या पुश्ड असाइड। आप एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, आपको वहाँ होना चाहिए और आपको उसको उन लोगों को एक लेवल ऑफ रेस्पेक्ट लोगों को आपके प्रति एक्सप्रेस करना होगा। यू आर असर्टिंग दैट। तो इस तरह से बहुत सारे कल्चरल नॉर्म्स एंड चीजें होती हैं। जब आप ग्रुप में जाते हैं तो ये मेटा कॉग्निशन स्किल इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो कई बार आप इस चीज से आप इसको छुपाना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो भी बात है मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, सीधा सीधा कर देती हूँ, ऐसा बोलते हैं आप। तो ये सब चीजें इसी चीज से संबंधित है कि आप मेहनत से बचना चाहते हैं कि क्योंकि जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वो मेटा कॉग्निटिव स्किल जिनमें ज्यादा होता है, वो कि अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिसमें उनका काम सही ढंग से चले और रेसिस्टेंस को न्यूट्रलाइज करने का, रेसिस्टेंस को मिनिमाइज करने का एबिलिटी। तो इस तरह से जो मेटा कॉग्निटिव स्किल है, फंडामेंटल स्किल है जिसमें कि अपने थिंकिंग के बारे में सोचना है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के लिए और सोशल इंटरेक्शन, ये तीनों चीज के लिए इसका रोल जो है सो बहुत ही वाइटल है। और इसलिए एकेडमिक और रियल वर्ल्ड सक्सेस के लिए इन सारी चीजों के लिए इसकी आवश्यकता है। तो ये दूसरी थ्योरी हो गई। अब हम लोग तीसरी थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपके दिमाग में कोई प्रश्न आया हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो तीसरी थ्योरी ड्यूअल कोडिंग थ्योरी है, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो ड्यूअल कोडिंग थ्योरी जो है वो एलन पैवियो के द्वारा 1971 में दी गई थी। और इसमें ये बात कही जाती है कि हमारा जो ब्रेन है वो दो मेन चैनल से अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको रिकॉर्ड करता है ब्रेन में। यानी हमारी मेमोरी बहुत अच्छी तब होती है जब विजुअल और ऑडियो दोनों सोर्स से हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है और हमारा जो ब्रेन है उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये डुअल कोडिंग थ्योरी है, बहुत ही सिंपल है कि सेंसरी इमेजरी और वर्बल इंफॉर्मेशन दोनों को ऑर्गेनाइज वे में जब रिकॉर्ड किया जाता है ब्रेन में तो तो ये ज़्यादा हमारे लिए लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे कि अगर अ, आप देखते हैं छोटे बच्चों को जब शब्द सिखाए जाते हैं, याद कराए जाते हैं, या तो उनको रियल ऑब्जेक्ट दिया जाता है या उसका इमेज दिया जाता है और फिर उस शब्द को बोला जाता है। या आप अगर कोई नया लैंग्वेज सीखेंगे, आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं मोबाइल में जो कि आपको लैंग्वेज सिखाते हैं, नए लैंग्वेज सीखने में मदद करते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे दे आल्सो फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। दे विल शो यू अ पिक्चर एंड देन दे विल कॉल आउट द नेम ऑफ द थिंग दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दैट पिक्चर। तो उस पिक्चर में जो भी चीज हो दिख रही है उसका नाम, या जो एक्शन दिख रहा है उस एक्शन का नाम, यानी वर्ब्स जो होंगे उस लैंग्वेज में, वो सब चीजें वहां पर दिखाई जाती हैं। तो ये जो डुअल कोडिंग है ये मेमोरी और रिकॉल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इस कॉग्निटिव थ्योरी का मेन जो यूज है वो मेमोरी और रिकॉल के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। और ये माना जाता है कि अगर स्टिमुलस जो ये वेरिएंस किया जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोग उसको रिकॉल करने की संभावना बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा संभावना होती है कि लर्नर उसको रिकॉल कर पाए। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है
कि प्राइमरी वे ऑफ जो रिमेम्बरिंग थिंग्स है वो केवल ऑडियो और विजुअल है। अधिकांश लोगों के लिए ये बात सही हो सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस में कई और फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि स्मेल का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि दे कैन स्मेल द आइडियाज ऑल्सो, व्हाट यू आर थिंकिंग, योर इम्प्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, दे कैन स्मेल इट ऑल्सो। अब आदमी का पता नहीं, लेकिन डॉग्स जो हैं ये निश्चित तौर पर आइडियाज को स्मेल कर सकते हैं, और एटलीस्ट आपका इंटेंशन स्मेल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों के सामने डॉग बहुत ज़्यादा बार्किंग करते हैं, और दूसरे लोगों के सामने उतना बार्किंग नहीं करते हैं, उसके क्लोज चले जाते हैं। तो एक जो डॉग फियरिंग है पर्सन अगर उसके सामने जाता है तो वो एक रेसिस्ट फील करता है, रेसिस्टेंस फील करता है, और एवर्सन फील करता है उसके प्रति। एक एंगर का भाव फील करता है डॉग के प्रति, तो डॉग भी उसके प्रति उसी तरह का व्यवहार करता है। और दूसरा व्यक्ति जो उस तरह का फील नहीं करता है, फ्रेंडली फील करता है, तो डॉग भी उस तरह का फील करता है। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन हो या नहीं हो, ये मतलब फीलिंग के लेवल पर समहाउ ट्रांसफर, वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोसेस। बट जिन आप में से अगर किसी को पास डॉग हो तो उन्होंने इसको महसूस किया होगा, या जो अ, आजकल ये फैशन है डॉग पीपल कैट पीपल, तो डॉग आई एम ए काइंड ऑफ डॉग पीपल अगर वेस्टर्न पार्लर में कहा जाए तो। सो आई हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ डॉग एंड आई हैव सीन दैट। तो इस तरह का मतलब ये है कि हमें केवल ऑडियो और विजुअल से ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलते हैं, और भी सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जो सबटल लेवल पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, भले ही हम उसके बारे में कॉन्शियस हों या नहीं हों। तो इससे लेकिन अधिकांश जो हमारा इंफॉर्मेशन है, कई लोग वो कहते हैं कि 90% ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सो मुख्य रूप से ये जो दो हमारे विजुअल और ऑडियो, ये जो दो सोर्सेज हैं ज्ञानेंद्रिय हैं, इससे ही हो जाता है। इसलिए जहाँ साइंस की बात आती है तो हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सप्लेनेशन पर मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि 100% हम कभी भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो कितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं। जब ये बात आती है तो फिर इस थ्योरी का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। और लेकिन इसके कई और अल्टरनेटिव्स भी आ गए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं प्रोपोजिशनल थ्योरी एंड कॉमन कोडिंग थ्योरी, ये भी इसके हैं। हम लोग इसके डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके अल्टरनेटिव के रूप में ये आ चुके हैं। तो ये हमारी तीसरी थ्योरी थी। अब हम कनेक्शनिज्म के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पीछे थ्योरी में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट में भी आप नोट करके रखिए, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। फिर कनेक्शनिज्म जो है वो एक एडवर्ड थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक का नाम आपने बहुत सुना होगा, 1930 में उन्होंने इसको प्रस्तावित किया था। और इसका मेंटल प्रोसेस के साथ और मैथमेटिकल मॉडल से उन्होंने इसको रिलेट किया था, जिसमें कि जो कनेक्शनिस्ट नेटवर्क है या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क के आर्टिफिशियल इसको कहा जाता है, यानी कि ये एक्चुअल में बायोलॉजिकली वो नेटवर्क है या नहीं इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं, जो सिमिलर आइडियाज हैं उसके लिए ड्रॉ करते हैं। या आपने जब लेसन प्लानिंग की पढ़ाई की होगी तो उस समय आपने देखा होगा कि जो एक कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो इंट्रोड्यूस करते समय आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो पूछते हैं, वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है कनेक्शनिज्म का वो आप यूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें कि अ, आप जो आइडियाज को एक दूसरे से रिलेटेड मानते हैं तो आप ये मानते हैं कि न्यूरल लेवल पर भी ये रिलेटेड होगा। और जब आप क्वेश्चन को जैग जैग वे में लर्नर से पूछते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सारे जो उसकी पुरानी यादें हैं उसको इन्वोक कर देते हैं, और वो तैयार हो जाते हैं कि इस फील्ड में आज नई बात होने वाली है। तो आप न्यूरल नेटवर्क वहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं।
तो ये जो पार्ट है ये यहीं से आया है कनेक्शनिज्म का। तो इसका जो डेवलपमेंट है ये कई कहा जा सकता है कि कई चरण में पूरा हुआ है। पहला जो चरण था ये 1950 में हुआ था शुरू, जिसमें वैरेन स्टर्गिस, मैक्लो, वाटर पिट्स एंड फ्रैंक रोजनब्लैट, इन लोगों ने शुरू किया था। और ये इनकी जो न्यूरल सर्किटरी है और मैथमेटिकल फॉर्मूलिज्म के द्वारा इसको समझने की कोशिश की गई थी, यानी न्यूरल कनेक्शंस को ये मैथमेटिकल फार्मूले के द्वारा या फॉर्मेशंस के द्वारा उन्होंने एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। और ये 58 में 50 के दशक में ये प्रयास शुरू हुआ था और फिर ये धीरे धीरे कमजोर हो गया। और फिर ये 80 के बाद लेट में 80 के दशक में फिर से इसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ। और फिर यहाँ जेम्स मैक्लीलैंड हैं, डेविड रोमन हार्ट हैं, इन लोगों ने फिर से इस बात को समझने के लिए अपनी कॉन्सेप्ट उन्होंने तैयार किए, जिसमें कि बहुत सारे लेयर और एक्टिवेशन फंक्शंस की उन्होंने बात की, जो कि अलग अलग फंक्शंस पर इसकी क्या एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। और जो एक्चुअल में जो बायोलॉजिकल लेवल पर न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनते हैं, क्या उसको हम लोग स्ट्रक्चरली उसका पैरेलल बना सकते हैं। पहले तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो इनिशियल फेज था उसमें ये नहीं माना जाता है कि हम जो सोच रहे हैं कि इन ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो एक्चुअल में बायोलॉजिकल लेवल पर भी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो भी सच में जुड़े होंगे, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये कोशिश की कि कितना हम उसके करीब जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें भी ये जो थॉट था, ये भी हायर लेवल फिनोमेना पर इसको चैलेंज फेस करना पड़ता है। यानी हायर लेवल फिनोमेना का मतलब हुआ जहाँ बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हो रही हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो चीजें लाइंस हैं, फिगर्स हैं, कलर्स हैं, वेवी लाइंस हैं, सेंटर में कुछ चीजें हैं, फिर पेरीफेरी में चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और वो ओवरऑल क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप इस विजुअल क्लू के आधार पर, और जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पेंटर्स होते हैं वो उसको एक नाम देते हैं। तो ये इतने क्लू आपके सामने होते हैं जिसके आधार पर आप उसको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को समझने की, उसके मीनिंग के में उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये एक हाई लेवल का फिनोमेना है। और यहाँ पर ये ऐसे लेवल को एक्सप्लेन करने में ये जो कनेक्शनिज्म है वो सक्सेसफुल उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर जो अभी करंट का वेव है, ये तीसरा जो चरण है, ये डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज में जो आप एआई का यूज कर रहे हैं, ये एक्चुअल में इसी का एडवांस स्टेज है। जो आज आप देख रहे हैं एआई का डेवलपमेंट, ओपन एआई है, ये सब चीज़ें इसी से डेवलप हुई हैं, जो कि डीप लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये लोग बनाने में सफल हुए हैं, उसके लिंकिंग में सफल हुए हैं। कौन सा आइडिया, जब आप कोई बात पूछते हैं या जो कोई बात आप करते हैं, आप उसको कहते हैं कि ये बताइए, तो वो सब चीज़ें आप अपने नए लैंग्वेज में पूछते हैं कि इस भाषा में आप हमको एक समरी दीजिए, तो वो भी वो करके दे देते हैं। तो वो कैसे हो पाता है, तो वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इनके पास डेवलप हो चुका है, जिससे कि कौन सा आइडिया किस आइडिया के साथ कनेक्टेड है। तो ये लगभग पैरेलल टू ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है। लेकिन फिर भी आप ये निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं कि जो न्यूरल स्ट्रक्चर या न्यूरल मॉडल लैंग्वेज मॉडल जो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है, हमारा ब्रेन का जो न्यूरल स्ट्रक्चर है वो भी उसके पैरेलल होगा। है ना? मान लीजिए कि किसी सवाल के जवाब में जो मैं जो बात कर रहा हूँ,
लगभग लगभग वही सेम बातें आपको किसी एआई से उत्तर मिल रही हैं। तो एआई से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में एआई ने जो कुछ किया होगा, ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही इसकी कम संभावना है कि हमारे ब्रेन का जो प्रोसेस चला है वो भी सेम होगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट एंड बेसिक लर्निंग। तो इसका जो सेंट्रल प्रिंसिपल है कनेक्शनिज्म का, वो क्या कहता है कि जो मेंटल फिनोमेना है, जो परिघटना हम मानसिक स्तर पर देख रहे हैं, जैसे किसी चीज को समझना या किसी चीज को आसानी से एक्सप्रेस करना या किसी चीज को नए रूप में एक्सप्रेस करना, ये सारी चीजें जो हैं उसको अगर हम सिंपल नेटवर्क में ब्रेक कर दें, कॉन्सेप्ट्स को अगर हम सिंपल छोटे छोटे सब कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दें और फिर उसके नेटवर्क के रूप में उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, तो ये अगर उसके कनेक्शन को समझ लेते हैं तो हम वो कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। यानी हर एक एक बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का एक नेटवर्क है और कुछ नहीं। तो ये आइडिया है, मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं आप कितना इसको समझ पा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश कीजिए। तो ये इतना ही है कि जो कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का नेटवर्क है, बस और कुछ नहीं। अगर उसके नेटवर्क में कहीं कुछ उलझाव आ गया है, इधर का उधर तार जुड़ गया है, तो वो सब आपके कॉन्सेप्चुअल मिसकॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्ट में कहीं कहीं फ्लॉ है। तो क्या है कि एक तार कहीं उलझा हुआ है, कनेक्शन का तार उलझा हुआ है या कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ये बहुत ही इफेक्टिवली, चूंकि अब सक्सेसफुल है, अब जो हमारा ये जो मॉडल है 80% से ऊपर, 80 से 90% तक अ, जो प्रेजेंट जो लैंग्वेज मॉडल है वो क्लेम कर रहा है कि 90% तक एक्यूरेसी है हमारे रिजल्ट में। तो अ, ये बहुत हद तक आप इसको मान सकते हैं कि ये आइडिया भी काम कर रहा है। तो नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, जो सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल है। तो ये जो यूनिट्स हैं, इसको आप न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस, ये दो चीज़ों को से कह सकते हैं कि ये दोनों जुड़े हुए हैं, जिसको कि ह्यूमन स्ट्रक्चर के ब्रेन से आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर में न्यूरॉन्स होते हैं और फिर उसका कनेक्शन होता है, वैसे ही जो यहाँ कनेक्शनिज्म है वो न्यूरॉन्स हैं और सिनेप्सिस है। तो ये ह्यूमन ब्रेन के रिसेंबल कर रहे हैं, उसके समान। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इससे आप ये मत कंक्लूजन निकाल लीजिए कि अगर सेम कंक्लूजन पर या सेम चीजें दोनों कर रहे हैं तो प्रोसेस अंदर में वो एक दूसरे का मिरर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही अलग हो सकता है, ऐसा संभव है। जैसे आपने देखा होगा कि या पता नहीं आप लोगों के इसमें है या नहीं, नहीं, आज से 15 या 20 साल पहले तक चेस, कंप्यूटर और चेस चैंपियंस के बीच में मैच हुआ करता था। मतलब 2000 के आसपास और 2005-10 तक, मुझे लगता है, तो ठीक से मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 2005 या 7 के आसपास ऑप्टिमम ये हो गया कि ह्यूमन जो है सो अब कंप्यूटर से चैलेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर से कोई गेम जीत नहीं सकते, ड्रॉ कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिफीट अ कंप्यूटर, क्योंकि जो सारे कैलकुलेशन, हर एक पॉसिबिलिटीज इसके पास स्टोर है। तो आप कोई भी चाल चलेंगे तो उसका जो पैरेलल है वो आपका कंप्यूटर आपके साथ चलेगा, और एट बेस्ट आप उसको ये कर सकते हैं कि वो मैच ड्रॉ हो जाए। तो आप कहेंगे कि हम लोग तो बहुत सारा मैच, आप में से अगर कोई चेस खेलता होगा तो आपने बहुत बार जीता होगा, जीता भी होगा, हराया भी होगा कंप्यूटर कंप्यूटर को। तो ये इसलिए है कि आपने उसका जो पावर है, प्रोसेसिंग पावर को लिमिटेड कर रखा है ना। अगर आप उसका फुल पावर, यानी अगर आप सुपर कंप्यूटर के साथ, उसके फुल पावर के साथ गेम खेलेंगे तो आप कभी उससे जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब कंप्लीट डेटा आ चुका है।
तो इसलिए अब बिल्कुल अलग तरह से वो काम करेगा। यानी आप जब एक चाल कर चलेंगे तो कंप्यूटर क्या करेगा कि सारी पॉसिबिलिटी को विजुलाइज कर लेगा और उसको आइडेंटिफाई करता जाएगा। पहले सिपाही को, प्यादे को आपने बढ़ाया, उस समय वो सारे प्यादे को लेकर सोच रहा था, फिर दूसरे को बढ़ाया, फिर उसके हिसाब से वो घटाता जाएगा, तो वो अपनी चाल भी चलता जाएगा उस हिसाब से। और अगर आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप इसको इस रूप में जानने और समझने की कोशिश करें तो ये जो मेमोरी और लर्निंग है उसके हिसाब से ये काम करते हैं। तो यहाँ ये क्लियर बात लिखा हुआ है कि अ, ये बायोलॉजिकली रियलिस्टिक नहीं हो सकता है, अ, होना इसका आवश्यक नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको समझने में ये सहायता करता है। और ये इवॉल्व कर सकता है फुल्ली कंटिन्यूअस हाई हाई डायमेंशनल नॉन लीनियर एंड डायनामिक सिस्टम के रूप में ये इवॉल्व कर सकता है। यानी भविष्य में ये नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट करके फुल्ली ह्यूमन लाइक इनोवेशंस करके आपको दे सकते हैं। बट कि आप अभी ही बहुत सारा चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि जो इनोवेशन और नई चीज़ें होती है वो क्या है, पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करके है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उस हिसाब से कनेक्शन होता है। तो इसके रूट्स विलियम जेम्स, बाद में हर्बर्ट स्पेंसर, सिगमंड फ्रायड, इन सब चीज़ों में इनके रूट देखे जा सकते हैं। बाद में जॉन हाइलिंग्स, जैक्सन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन लोगों ने इसको फिर फर्दर डेवलप किया है। तो बाद में जो कनेक्शनिज्म है और कंप्यूटेशनलिज्म है, एक आइडिया ये भी था कि जो ब्रेन का की एक्टिविटी है वो कंप्यूटेशनल, उसको कंप्यूटेशनलिज्म से कंप्यूटेशनिज्म कंप्यूटेशनलिज्म इससे ज़्यादा कंपैरिजन किया जा सकता है बनस्पत की कनेक्शनिज्म से, है ना। तो ये थ्योरी बाद में आई है, तो फिर ये डिबेट भी शुरू हुआ है कि ये कनेक्शनिज्म कहा जाए या इसको कंप्यूटेशनलिज्म कहा जाए। तो ये चीज़ है। तो ये एक और थ्योरी खत्म हो गई है। मुझे पता नहीं कि आपके ऊपर कितना कॉग्निटिव लोड पड़ा है अभी तक। क्या मैं इस दोनों बाकी दो को खत्म करूं या इसको अगले दिन के लिए बचा के रखूं, जैसा आप फीडबैक दें। Sir, this class is really of very much cognitive load. Sir, I need to rewatch the class over YouTube. ओके। सर मुझे फर्स्ट